नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जॉब नोटिफिकेशन पिटारा पर। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं और वो टॉपिक है कि कैसे अपनी जॉब को रेलवे में सिक्योर करें। आपको पता है, थंबनेल में आपने देख भी लिया होगा कि रेलवे जॉब का पर्व चल रहा है और जो डेट इन्होंने टेंटेटिव बोल के अनाउंस की है वो सारी की सारी आपकी फाइनल डेट होने वाली है। मैं बताऊंगा कि कौन सा एग्जाम आपका कब होगा और उस एग्जाम को आप कैसे क्रैक करोगे, वो इम्पोर्टेंट रणनीति पे हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। और वो रणनीति अगर आप फॉलो करते हो आने वाले बचे हुए चंद दिनों में तो आप सिलेक्शन के बिल्कुल नजदीक पहुंचोगे। एक तो होता है कट ऑफ को क्लियर करना और एक होता है कट ऑफ से कैसे 8 या 10 अंकों का मार्जिन लेके बेंच में बैठना या फिर फाइनल सिलेक्शन में पहुंचना, ताकि जिस दिन आपका रिजल्ट आए उस दिन आपको वो कट ऑफ देखनी ना पड़े। तो उस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। एग्जाम कैलेंडर जारी हो चुका है। नए साल में करें अपने रेलवे की जॉब पक्की और क्या करना है, ये रणनीति अपनाओ, जॉब पाओ। आइए डिस्कशन करते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि क्या डेट अभी तक आई है। आपको पता है कि रेलवे एग्जाम डेट है वो कुछ इस प्रकार से है। आपका लोको पायलट का जो एग्जाम है वो 25 नवंबर से शुरू और 29 नवंबर को खत्म होगा, आपको सबको पता है। और ये टेंटेटिव डेट आपकी फाइनल डेट ही कन्वर्ट होने वाली है। उसके बाद जिसने आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का फॉर्म भरा है उसके 2 दिसंबर से शुरू और 12 दिसंबर को एग्जाम खत्म हो जाएंगे। बस एक बार ये देख लेते हैं, फिर मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस प्रकार से अपनी तैयारी को कंटिन्यू करिए। फिर टेक्नीशियन की जिन्होंने पोस्ट भरी है उनका एग्जाम 18 दिसंबर से शुरू और 29 दिसंबर को खत्म होने वाला है। और बहुत अच्छी बात है क्योंकि जब एग्जाम लंबे टाइम पीरियड तक चलता है तो सिलेबस की वेरिएशन हमें देखने को मिलती है। लेकिन आपको देखिए 25 से 29, 2 से लेकर 12 और 18 से लेकर 29, यानी कि विद इन 10 या 12 डेज के अंदर आपके सारे एग्जाम कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। और इसका बेनिफिट स्टूडेंट को मिलने वाला है क्योंकि जो फर्स्ट शिफ्ट में बच्चा बैठता है और लास्ट शिफ्ट तक जाते जाते बहुत सारी वेरिएशन देखने को मिलती है। स्टार्टिंग में पेपर इजी आता है तो फिर उन बच्चों को हेजिटेशन होती है, लास्ट तक जाते जाते पेपर टफ आने लगता है। करंट अफेयर की वेरिएशन देखते हैं हम और साइंस की वेरिएशन देखते हैं, मैथ रीजनिंग में वेरिएशन देखते हैं, तो वहां तक जाते जाते वो टफ हो जाता है। तो उनको दूसरे प्रकार का बेनिफिट मिलता है। बेनिफिट क्या मिलता है कि उनको पता लग जाता है कि किस पैटर्न पे एग्जाम आ रहा है। लेकिन यहाँ बहुत कम ही टाइम स्लॉट में आपके एग्जाम कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। जेई की जो है वो 13 दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर तक आपके एग्जाम खत्म हो जाएंगे। ये टेंटेटिव डेट आपको बताई गई है। अब हम डिस्कशन कर लेते हैं कि बच्चों ने जो तैयारी कर रखी है। देखो, मैं पास्ट में जाके तो कोई चेंज नहीं कर सकता, लेकिन एट प्रेजेंट में मैं आपको कुछ एक इंपॉर्टेंट टिप्स बता सकता हूं, कुछ एक इंपॉर्टेंट फील्ड बता सकता हूं जहां पर आप वर्क करके अपने स्कोर को और ज्यादा मजबूत कर सकोगे। देखिए, सबसे पहले तो एक सिंपल सी बात है, जिन स्टूडेंट का सिलेबस खत्म नहीं हुआ, जिन स्टूडेंट का सिलेबस खत्म नहीं हुआ, सबसे पहले अपने उस सिलेबस को खत्म कीजिए। मतलब ये नहीं सोचना कि ये पोर्शन मैं छोड़ देता हूं। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने साइंस, कोई भी इन चारों में से किसी में स्लॉट, किसी भी एक चीज का आपका एग्जाम हो, मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, आप अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग उस बात को समझ लेना। फॉर एग्जांपल, आपने साइंस के 3 पोर्शन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। फिजिक्स का वेटेज ज्यादा होता है, आपको पता होगा रेलवे में। अब एग्जांपल के तौर पे केमिस्ट्री के या बायो के क्वेश्चन कम आते हैं। स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि इस पोर्शन को मैं निग्लेक्ट कर देता हूं। सबसे बड़ी कमजोरी स्टूडेंट की या सबसे बड़े जो घातक सिद्ध होने वाला है आपका यही डिसीजन होने वाला है। अगर आप उस सब्जेक्ट को डिटेल से नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो करने ही पड़ेंगे। या फिर आप ये सोच लीजिए कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अगर जिस भी टीचर से आपने कोर्स लिया है या जिस भी टीचर से आप पढ़े हो, बुक से भी पढ़े हो, तो एटलीस्ट एक बार आप उसका ओवरव्यू जरूर ले लीजिए। सबसे पहले अपना सिलेबस को फिनिश कीजिए कि बिना सिलेबस के खत्म किए आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्लियर है? दूसरी बात, इसके साथ जो आप काम कर सकते हो सिलेबस के साथ साथ, वो आपको क्या करना है कि मार्केट से अगर अब तक आपने मॉक टेस्ट परचेज नहीं किए हैं तो भाई आप सिलेक्शन से काफी दूर हो। मार्केट से अभी तक आपने मॉक टेस्ट परचेज नहीं किए हैं। मैं यहाँ कोई अपनी प्रमोशन करने के लिए नहीं आया, लेकिन आपको जो टू द पॉइंट, आपको जो सिलेक्शन के नजदीक लेके जाएंगे वो पॉइंट ही मैं आपको बता रहा हूँ। मॉक टेस्ट आपने परचेज नहीं किए हैं और मॉक टेस्ट आपने लगाने नहीं स्टार्ट किए हैं तो आप बहुत दूर हो।
उस स्टूडेंट को आप कभी डिफीट नहीं कर पाओगे जिसने पहले दिन फॉर्म भरा था और सिलेबस का सारा सिलेबस निकाल के प्रिपरेशन स्टार्ट की थी और साथ साथ मॉक टेस्ट लगाने स्टार्ट कर दिए थे। देखो उस स्टूडेंट का कोई कंपैरिजन नहीं है, वो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन निकाल के लेके जाएगा। लेकिन अब भी आप लेट नहीं हुए हो, मार्केट से मॉक टेस्ट परचेज कीजिए और मॉक टेस्ट लगाइए, डेली बेसिस पे लगाइए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपके फाइनल पेपर में 90 मिनट्स आपको मिलते हैं तो इस मॉक टेस्ट को आप कंडक्ट कीजिए बेटा विद इन 80 मिनट्स में। अगर आप 80 मिनट्स में इस टेस्ट को लगाते हो और फिर जिस पोर्शन के आपके क्वेश्चन ज्यादा गलत होते हैं उस पोर्शन पे वर्क करते हो, जो क्वेश्चन आपका आते हुए गलत हो रहा है और उसको आप सिंपल सा नोट करके उसको आप वर्क करते हो, तो डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव होगा, बहुत ज्यादा आपका स्कोर इंप्रूव होगा। ठीक है, दो बात हो गई। तीसरी मोस्ट इंपोर्टेंट बात, रिवीजन। क्या बोला मैंने? रिवीजन मस्ट है। देखो पढ़ते रहना इससे सिलेक्शन नहीं होगा। मतलब जितना आप बच्चे क्या करते हैं जो ऑलरेडी बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहा है, मतलब पिछले साल, 1.5 साल, 2 साल से, उसको तो देखो ये बात बहुत अच्छे से समझ में आती है। लेकिन कोई बिल्कुल फ्रेशर बच्चा है जिसने पिछले 3-4 महीने से तैयारी स्टार्ट की है, या फिर कोई ये सोच रहा है कि मैं अब तैयारी करके सिलेक्शन ले जाऊंगा, तो देखो हो सकता है कि 1-2% चांसेस ये कि अब कोई प्लान कर रहा हो वो भी सिलेक्शन निकाल ले, सरस्वती माता का अगर उस पर विशेष आशीर्वाद है। अदरवाइज सिलेक्शन उसी का होता है जिसने टाइम से अपना एक प्री प्लान बनाया हो, उस पर वर्क किया हो और उसको एग्जीक्यूट किया हो, उसी बच्चे का सिलेक्शन होता है। लेकिन फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि नई नई बुक मार्केट में, जैसे ही मतलब मेरे पास कोई भी बुक है, एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पास पीडी की बुक है, रेलवे की बहुत फेमस बुक है और मैं उससे पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं एक दिन मार्केट में गया, मॉक टेस्ट लेने गया और मैंने कहा कि दे दीजिए कोई साइंस की बुक दिखाइए, उसने स्पीडी की दिखा दी, या उसने यूथ पब्लिकेशन की दिखा दी, या उसने रुक्मणी की दिखा दी, प्लेटफॉर्म की बुक आती है। तब आपको लगा कि यार ये तो पिछले वाली बुक से बहुत अच्छी है, इसमें तो कंटेंट बहुत अच्छा है, आपने वो परचेज कर ली। फिर पिछले वाली पढ़ ही रहे थे आप, उसको एक बार पढ़ा, अब आपने ये खरीद के उसको भी एक बार पढ़ना स्टार्ट किया, टाइम इतना है नहीं, आप दोनों बुकों के बीच में फंस के रह गए। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो सिलेबस आपने टाइमली फिनिश किया है, जो सिलेबस आपने फिनिश किया है उसका रिवीजन लीजिए और उसको रिवाइज कीजिए कम से कम 2 से 3 बार, उसको रिवाइज कीजिए कम से कम 2 से 3 बार। एक और इंपॉर्टेंट, ये तीनों पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन पे वर्क कीजिए। लेकिन इन तीनों को मैं एक बार कंक्लूड करके आपको थोड़ा सा टाइम टेबल बना के देता हूं, उसके अकॉर्डिंग आप पढ़िए, आपको डेफिनेटली बेनिफिट होगा। देखो अपनी अपनी रणनीति होती है, लेकिन एज पर माई मतलब ओपिनियन और मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आपको कुछ एक पॉइंट बता रहा हूं। देखो सबसे पहले आप अपने सिलेबस को फिनिश कीजिए, मतलब जितना जल्दी आप सिलेबस फिनिश करोगे आप उतने ज्यादा रिलैक्स हो जाओगे। मान के चलो आपका सिलेबस रहता है किसी पोर्शन का, तो उसको आप टाइम दीजिए। एग्जाम्पल के तौर पर आपने 3 से 4 घंटे दे दिए, ठीक है, 3 से 4 आवर्स आप पर डे के दे रहे हो, 3 से 4 आवर आप पर डे के दे रहे हो, ठीक है भाई। अब देखिए उसके साथ आपको क्या लगाना है, उसके साथ आपको करना है रिवीजन। वो जो लास्ट वाला पॉइंट था मैं यहां ले रहा हूं, उसको साथ आप कीजिए रिवीजन। रिवीजन के तौर पर आपके जितने भी सब्जेक्ट है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं जेई वालों का एग्जांपल लेता हूं। देखो एग्जांपल के तौर पर आपके मैथ, साइंस है ना, रीजनिंग और टेक्निकल सब्जेक्ट तो आपको पता है कितना पोर्शन किस एग्जाम में आता है, ये कोई एक सब्जेक्ट है तो तीन पोर्शन में डिवाइड कर लीजिए। मान लीजिए साइंस है, साइंस को आप 2 घंटे दीजिए, ठीक है। मैथ रीजनिंग है, मैथ को अगर आप 1.5 घंटा या 2 घंटे भी देते हो तो कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। फिर रीजनिंग को है अगर आप 1 घंटा देते हो, तो कुल मिलाकर ऐसे 5 या 6 घंटे का आप अपना रिवीजन स्लॉट बनाइए। क्योंकि देखो पूरे साल पढ़ना और एग्जाम के टाइम पे आके अट्रैक्टिवनेस से पढ़ना, इसमें दिन रात का अंतर है। और फिर आ जाइए मोस्ट इंपोर्टेंट बात जिसको हम बोल रहे थे, मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट लगाइए। देखो एग्जाम के टाइम पे अगर आपका सिलेबस यहाँ फिनिश हुआ होता, इसको आप कंप्लीट कर चुके होते, है ना, इसको आप डन कर चुके होते, लेकिन आपने ये डन नहीं किया, तो ये जो 3 से 4 घंटे मैंने यहाँ दिए थे वो सारे के सारे आप किस पे लगाते हैं, मॉक टेस्ट पे लगाते हैं। लेकिन वो फिनिश नहीं किया है, और जिनका फिनिश हो चुका है वो यहाँ लगाइए। रिवीजन पे टाइम बढ़ा लीजिए, जिनका सिलेबस हो चुका है वो 1 से 2 घंटा रिवीजन पे बढ़ा लीजिए। अदरवाइज आप किस पे फोकस कीजिए, मॉक टेस्ट पे, इस पे फोकस कीजिए, मॉक टेस्ट पे। अब सुनो मेरी बात को, मॉक टेस्ट लगाना कैसे है, मान के चलो जिनका सिलेबस हो चुका है वो तो लगाइए दिन में 3 से 4 मॉक टेस्ट, 3 से 4 मॉक टेस्ट। यानी कि अगर एक मॉक टेस्ट लगाते हो आप और उस एक मॉक टेस्ट में 1.5 घंटा 2 घंटा देते हो तो कोई बात नहीं है, और उस 3 से 4 मॉक टेस्ट का फिर आप लीजिए उसका एनालिसिस,
मतलब जो क्वेश्चन आपको आते हुए थे वो क्वेश्चन आपके गलत क्यों हो गए, जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं आते थे उनको आप रिवाइज कीजिए, या फिर लास्ट में देखिए कि किस पोर्शन में आपकी सबसे ज्यादा कमजोरी रही। मान के चलो मैथ का पोर्शन आपका सबसे ज्यादा कमजोर रहा, उस मैथ के पोर्शन में कौन से टॉपिक के आपके क्वेश्चन गलत हुए, उस टॉपिक को जाके आप रिवाइज कीजिए। रिवाइज कब होगा, जब आपने सिलेबस टाइमली फिनिश किया। ये सारी बातें घूम फिर के वहीं आ जाती है, ठीक है। और जिनका सिलेबस नहीं हो चुका वो कम से कम, भाई एक से कुछ नहीं होगा, 1 से 2 टेस्ट तो मॉक टेस्ट आपके डेली बेसिस पे लगाइए। अगर ये बचे हुए जितने भी दिन है, 25, 30, 35 जितने भी दिन बचे हुए हैं, अगर इसमें आप ये रणनीति फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप कट ऑफ स्कोर से कहीं ज्यादा आगे पहुंच जाओ। क्लियर है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी। फिर भी किसी स्टूडेंट का कोई डाउट है तो आपका ये अपना यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है जॉब नोटिफिकेशन पिटारा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। उस पर कॉमेंट करके बताइए इस वीडियो पे कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। मैं डेफिनेटली आपके इस प्रॉब्लम का जवाब दूंगा, जितनी मेरे से हेल्प होगी वो आपकी हेल्प करूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। तैयारी करते रहिए, आगे बढ़िए, और लास्ट के दिनों में जिन्होंने पढ़ा है बेड़ा उन्होंने उठाया है और वही सिलेक्शन तक। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।